इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग नदी के रास्ते एक मॉन्स्टर को शहर के अंदर आते हुए देखते हैं। उस मॉन्स्टर के आते ही इमरजेंसी काइजू अलर्ट बजने लगा। असल में सभी मॉन्स्टर को काइजू बोलते हैं। उस काइजू के आते ही पेट्रोलिंग कर रहे सभी ऑफिसर सिटीजन को इमरजेंसी रास्ते से बाहर निकालने लगते हैं। हम दूसरे एरिया में कुछ स्टूडेंट को भी देखते हैं जो उस काइजू को न्यूज पर देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा, तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन सा डिवीजन आएगी? जिस पर दूसरे स्टूडेंट ने कहा, और कौन हर बार की तरह थर्ड डिवीजन आएगी। असल में इन सभी काइजू को रोकने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम था एंटी काइजू डिफेंस फोर्स, और इस फोर्स में भी अलग अलग डिवीजन है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हम आप सभी को इन डिवीजन के बारे में अच्छे से बताएंगे। अब कुछ ही मिनट बाद वहां पर डिफेंस फोर्स आ जाती है और हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही उस काइजू पर फायरिंग करने लगती है। तभी डिवीजन की लीडर मीना अपनी बड़ी सी बंदूक से उस काइजू के आर पार गोली उतार देती है और वह काइजू वहीं पर मारा जाता है। उस काइजू के मरने के कुछ सेकंड बाद वहां पर काइजू स्वीपर फोर्स आती है। इन काइजू स्वीपर फोर्स का काम काइजू की डेड बॉडी को जल्द से जल्द सिटी से बाहर लेकर जाने का था, और ये काइजू स्वीपर फोर्स काइजू के इंपॉर्टेंट पार्ट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी भेजती थी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन वाले इन काइजू के बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके काइजू को ही मारने के लिए हथियार बना सके। काइजू स्वीपर में से एक मेंबर जिसका नाम काफका था, उसने काइजू की बॉडी को देखकर कहा, इस काइजू की बॉडी को तो यहाँ से साफ करने में हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। हम सभी को एक और बात पता चलती है, डिफेंस फोर्स जिनका काम काइजू को मारने का था, सिटी के सभी लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, पर स्वीपर फोर्स जिनका काम काइजू की डेड बॉडी को शहर से बाहर लेकर जाने का था और उन्हें इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी सिटी के लोगों को उनके काम से कोई मतलब नहीं था। स्वीपर फोर्स के सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और काइजू की डेड बॉडी के पार्ट को अलग अलग करने लगते हैं। जहाँ काफका ने काइजू की बड़ी सी बॉडी को देखते हुए कहा, थर्ड डिवीजन वाले हमारे लिए हमेशा काम बढ़ा देते हैं। हमें इस काइजू की डेड बॉडी को एक हफ्ते के अंदर यहाँ से हटाना होगा। भला हम एक हफ्ते के अंदर इस काइजू की डेड बॉडी को यहाँ से कैसे हटा सकते हैं? तभी स्वीपर फोर्स के लीडर ने काफका से कहा, काफका तुम्हारे लिए एक काम है। मॉन्स्टर के पिछले वाले हिस्से पर मेंबर की कमी है। जिस पर काफका ने कहा, क्या काम है? तुम्हें इस काइजू के इंटेस्टाइन पर काम करना है, स्वीपर लीडर ने कहा। स्वीपर लीडर की बात सुनकर काफका का चेहरा उतर जाता है और वह दूसरी जगह पर जाने लगता है। तभी स्वीपर लीडर काफका को जबरदस्ती उस जगह पर लेकर चले जाते हैं। असल में काफका इंटेस्टाइन पर काम इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि इंटेस्टाइन पर काइजू का वेस्ट होता है, और आपको समझ में आ ही गया होगा कि काइजू का वेस्ट क्या होता है। ना चाहते हुए भी काफका को काइजू के इंटेस्टाइन पर काम करना पड़ता है। काम खत्म करने के बाद काफका अपने घर चला जाता है और सोने की कोशिश करता है, पर काफका को उस काइजू के इंटेस्टाइन पर काम करने के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी। न्यूज़ में थर्ड डिवीज़न मीना के बारे में बताया जा रहा था कि मीना 27 साल में ही डिवीज़न कैप्टन बन गई और उसने अनगिनत काइजू को मारा है। मीना की न्यूज़ देखकर काफका को मीना के साथ बिताए पल याद आते हैं, जब उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वे दोनों इन काइजू को दुनिया से ख़त्म कर देंगे। असल में मीना काफका की बचपन की दोस्त थी। काफका ने अपने स्वीपर वाले काम को याद करते हुए कहा, पता नहीं मैं इस काम में कैसे आ गया। पर काफका अगले ही पल अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये काम इतना भी बुरा नहीं है। काइजू की बॉडी को शहर से बाहर लेकर जाना भी जरूरी है और मेरा इसी काम की वजह से खर्चा चलता है। अगले दिन जब काफका अपने काम पर जाता है, स्वीपर लीडर ने काफका को एक स्टूडेंट से मिलवाते हुए कहा, काफका का नाम रिनो इचिकावा है और ये आज से यहीं पर पार्ट टाइम काम करेगा। इसका कहना है ये बहुत जल्दी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने वाला है। काफका को रिनो से मिलवाने के बाद स्वीपर लीडर ने रिनो को काफका के बारे में बताते हुए कहा, एक जमाने में यह भी तुम्हारी तरह डिफेंस पॉइंट ज्वाइन करना चाहता था, पर इसने हार मान ली और तभी से यहीं पर काम कर रहा है। स्वीपर लीडर की बात सुनकर रीना ने काफका से पूछते हुए कहा, वैसे आपकी हार मानने के पीछे वजह क्या थी? जिस पर काफका ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी पर मैं नहीं कर पाया। वक्त के साथ तुम्हें भी यह बात समझ में आ जाएगी। रीनो ने काफका की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं, मुझे यह बात कभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं मरता दम तक हार नहीं मानूंगा। इतना कहने के बाद रीनो वहां से चला जाता है, जहाँ स्वीपर लीडर इन दोनों की बात सुनकर कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम दोनों की बहुत जमेगी, पर यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। सीन कट होता है और हम स्वीपर लीडर को सभी को काम बताते हुए देखते हैं। स्वीपर लीडर रीनो को इंस्टेंटाइन पर काम करने के लिए कहते हैं, जहाँ काफका रीनो को इंस्टेंटाइन पर काम करने वाली बात सुनकर खुश होता है। अभी काफका खुशी हो रहा था कि तभी स्वीपर लीडर काफका को भी इंस्टेंटाइन पर काम करने के लिए कह देते हैं, जहाँ काफका कंप्लेंट करता है पर उसको कोई फायदा नहीं होता और काफका को इंस्टेंटाइन पर काम करना पड़ता है। लंच के वक्त रीनो की हालत इंस्टेंटाइन पर काम करने की वजह से बहुत बुरी थी और उसका लंच करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तभी काफका रीनो को मल्टीविटामिन का पैकेट देते हुए कहता है, इसे ले लो, अगर तुम्हें आगे काम करना है तो इसके लिए तुम्हें खाने की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद काफका रीनो को नाक बंद करने के लिए कुछ चीज देते हुए आगे कहता है, और इसे भी ले लो,
इससे तुम्हें काम करने में मदद मिलेगी। रीनो काफ्का से वह चीज लेने से मना करता है जहाँ काफ्का रीनो के वह चीज जबरदस्ती पहनाने लगता है। लंच के बाद सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और शाम के वक्त काम खत्म होने के बाद सभी लोग काफ्का को अगले दिन दोबारा काम पर मिलने के लिए बोलकर चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद काफ्का के पास रीनो आता है। रीनो को देखकर काफ्का ने कहा, कहीं तुम मेरे पास बदला लेने के लिए तो नहीं आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें वह चीज जबरदस्ती पहनाई थी। पर तभी रीनो ने झुकते हुए कहा, नहीं, मैं थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। आज आपकी वजह से मैं अपना पहला दिन बड़ी आसानी से काट पाया। इतना कहने के बाद रीनो वहां से जाने लगता है, पर तभी वह पीछे मुड़ता है और काफ्का से कहता है, वैसे डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने की एज लिमिट 33 साल हो गई है। जब आपने कहा था मैंने हार मान लिया है, उस वक्त आपके चेहरे पर उदासी लगी देखी जा सकती थी। वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो गए या नहीं। काफ्का को सारी बात बताने के बाद रीनो वहां से जाने लगता है, पर तभी काफ्का रीनो को रोकता है और उससे कहता है, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छे हो। अभी काफ्का रीनो के साथ बात ही कर रहा था कि तभी रीनो के पीछे एक काइजू बाहर निकलता है और वह रीनो को खाने ही वाला था कि तभी काफ्का रीनो को बचा लेता है। रीनो को बचाने के बाद काफ्का ने रीनो को जल्दबाजी में कहा, रीनो यहाँ से भाग जाओ, जितना जल्दी हो सके इस काइजू से दूर हो जाओ। जिस पर रीनो ने कहा, आप इस काइजू का अकेला मुकाबला नहीं कर पाएंगे। काफ्का ने रीनो पर जोर देते हुए कहा, मेरे मरने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है, यहाँ पर खड़े रहकर अपनी जान मत गवाओ। काफ्का की बात सुनकर रीनो वहां से चला जाता है, जहाँ काफ्का स्काइजू का ध्यान अपने ऊपर खींचते हुए स्काइजू को अपने पीछे लगा लेता है। भागते हुए काफ्का को अपने बचपन की बात याद आती है, जब काइजू ने स्कोर मीना के स्कूल के साथ साथ पूरे शहर को तबाह कर दिया था और उसी वक्त से उन दोनों ने मन बना लिया था कि वे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और काइजू का मिलकर खात्मा करेंगे। पर इधर काफ्का भागते हुए सोचता है, लगता है आज ये काइजू मेरा खात्मा करने वाला है। काफ्का जानता था वह इस काइजू से तेज नहीं भाग पाएगा, इसलिए वह ऐसी जगह पर रुककर काइजू का सामना करने का डिसीजन लेता है। पर तभी वह काइजू काफ्का के ऊपर अपने हाथ से हमला कर देता है और काफ्का घायल होकर दूर जाकर गिरता है। काइजू के इस हमले की वजह से काफ्का का एक पैर टूट गया था और वह अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। काइजू भी काफ्का को खाने ही वाला था कि तभी वहां पर रीनो आ जाता है और वह काइजू पर लोहे की एक रोड से हमला कर देता है, जिस वजह से काइजू काफ्का को नहीं खा पाता है। रीनो के इस एक्शन की वजह से अब रीनो भी खतरे में आ गया था। काफ्का ने रीनो से कहा, बेवकूफ, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जिस पर रीनो ने कहा, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी मदद आ रही है। और हाँ, अगर आज मैं आपको अकेला छोड़ देता तो मैं कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता। तभी रीनो के ऊपर वह काइजू हमला कर देता है, जिसके हमले से रीनो लोहे की रोड आगे करके बड़ी मुश्किल से बचता है। काफ्का रीनो की मदद करना चाहता था, पर पैर की हड्डी टूटने की वजह से काफ्का खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। काफ्का को अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ना ही वह बचपन में अपने दोस्त की बिल्ली को बचा पाया था और ना ही अब वह रीनो को बचा पा रहा था। काइजू रीनो के ऊपर अपने हाथ से हमला कर देता है, पर इससे पहले वह हमला रीनो को लग पाता तभी वहां पर मीना की बिल्ली आ जाती है और वह रीनो को बचा लेती है। और अगले ही पल मीना उस काइजू को अपनी गोले से भून देती है और कहती है, टारगेट मारा गया, यहाँ पर कुछ लोग घायल है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करो। ईगा रागी और तागा रागी घायलों की मदद करो और बाकी मेरे साथ चलो, हमें और भी काइजू को मारना है। इतना कहने के बाद मीना वहां से चली जाती है। सीन कट होता है और हम काफ्का और रीनो को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। काफ्का मीना के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे मीना ने पलक झपकते ही उस काइजू को मार डाला। तभी रीनो ने काफ्का से कहा, काफ्का सर, अगर आपने मुझे वहां से भागने के लिए नहीं कहा होता तो आज यहाँ पर मेरी लाश होती। आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। रीनो काफ्का को डिफेंस फोर्स भी ज्वाइन करने के लिए कहता है, जहाँ काफ्का रीनो की बात सुनकर सोचने लगता है, मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ। काफ्का ने रीनो से कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के हो। मुझे नहीं लगता हार मानना गलत है, पर अपने आप को तसल्ली देना सही नहीं है। क्या मैं डिफेंस फोर्स के लिए एक बार टेस्ट? अभी काफ्का ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसे एक अजीब सा काइजू दिखाई देता है जो उसके ऊपर ही उड़ रहा था। उस काइजू को देखकर काफ्का की बोलती बंद हो जाती है, जहाँ वह काइजू काफ्का को देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम मिल ही गए। इससे पहले काफ्का चिल्ला पाता तभी वह काइजू काफ्का के मुंह के जरिए उसके शरीर के अंदर चला जाता है। काफ्का को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और जब रीनो पर्दा हटाकर काफ्का को देखता है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक काइजू बैठा हुआ था। जब काफ्का अपना चेहरा शीशे के अंदर देखता है तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह रीनो को समझाने लगता है कि वह काइजू नहीं बल्कि काफ्का है। तभी वहां पर एक बूढ़ा पेशेंट आ जाता है और वह अपने सामने एक काइजू को देखकर डिफेंस फोर्स को फोन कर देता है। सीन कट होता है और हम मीना को देखते हैं जो अपने बचपन के बारे में सोच रही थी, जहाँ काफ्का और मीना दोनों एक साथ बैठकर काइजू के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। मीना ने काफ्का से कहा, मुझे इतने बड़े काइजू के साथ लड़ने के बारे में सोचकर डर लगता है। जिस पर काफ्का ने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हें डर लगेगा तुम मुझे अपने पास पाओगी। मीना ने इस बारे में सोचते हुए कहा, झूठा कहीं का,
तभी मीना के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि योगायामा हॉस्पिटल के अंदर एक काइजू देखा गया है। काइजू के बारे में सुनकर मीना कहती है, ठीक है, मैं अपनी टीम को रेडी करके बहुत जल्दी इस काइजू को मारती हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काफका और मीना का बचपन देखते हैं, जहाँ पिछले एपिसोड में काफका ने मीना से कहा था, जब भी तुम्हें डर लगेगा तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। काफका की बात सुनकर मीना हंसने लगती है। मीना ने हंसते हुए कहा, काफका लगता है तुम आजकल बहुत ही ज़्यादा मैगजीन पढ़ने लगे हो, एकदम फिल्मी बातें कर रहे हो। जिस पर काफका ने कहा, बस अब चुप भी हो जाओ और अपनी और मेरी मोम को इस बारे में मत बताना, वरना ये पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देंगी। कुछ सेकंड हंसने के बाद मीना ने काफका से कहा, पर थैंक्स मुझे हौसला देने के लिए, अगर हम साथ रहे तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं। दोस्तों, इस सीन को देखने के बाद काफका और मीना, जो कि अब 3rd डिवीज़न की कैप्टन है, बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे थे। पर हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मीना ने जब काफका को बचाया था वे दोनों ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि एक दूसरे को नहीं जानते हो। फिलहाल हमें अभी इस बारे में नहीं बताया गया है। सीन कट होता है और हम मीना को देखते हैं, जिसने हॉस्पिटल के अंदर वाले काइजू को मारने के लिए अपनी पूरी टीम को तैयार कर लिया होता है। और पूरे शहर में योगायामा हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा काइजू देखा गया है। इस बारे में न्यूज और माइक द्वारा सभी सिटीजन को बता दिया गया था, जिससे वे घर से बाहर ना निकले। अब हम हॉस्पिटल के अंदर रीनो और काफका को देखते हैं, जहाँ वह बूढ़ा पेशेंट अपने सामने काइजू को देखकर बहुत ज़्यादा डरा होता है। रीनो ने काफका से हड़बड़ी में कहा, काफका सर, हमें इनको समझाना होगा, इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इनकी तरफ देखकर स्माइल कीजिए। रीनो की बात सुनकर काफका उस बूढ़े पेशेंट की तरफ स्माइल करता है, पर वह बूढ़ा पेशेंट काफका की इतनी डरावनी स्माइल देखकर बेहोश हो जाता है। काफका उस बूढ़े पेशेंट के बेहोश देखकर उस बूढ़े पेशेंट को संभालने के लिए जाता है और जैसे ही वह दीवार को छूता है, आधी दीवार टूट जाती है। दीवार टूटने की वजह से दूसरे पेशेंट भी अपने कमरे से बाहर आने लगते हैं, जहाँ रीनो ने काफका से कहा, सर हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, डिफेंस फोर्स किसी भी वक्त यहाँ पर आती होगी। रीनो की बात सुनकर काफका खिड़की से भागने की सोचता है और जैसे ही वह खिड़की को खोलता है, खिड़की के साथ आधी दीवार भी टूट जाती है। काफका अपनी इतनी ज़्यादा ताकत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था, पर रीनो उस खिड़की से जंप लगाता हुआ काफका से कहता है, काफका सर यहाँ से जल्दी चलिए। इतना कहने के बाद रीनो उस कमरे से कूद जाता है और साथ में काफका भी उस कमरे से छलांग लगा देता है। काफका की सारी खबर मीना तक पहुंच रही थी और मीना को भी यह पता चल गया था कि काफका हॉस्पिटल से भाग गया है। इधर काफका और रीनो हॉस्पिटल से दूर भाग रहे थे। रीनो ने भागते हुए अपने आप से कहा, ये सब क्या हो रहा है? सर कब से काइजू है? एक सेकंड, सर काइजू है भी या नहीं? चलो उनसे ही पूछ लेता हूँ। जैसे ही रीनो पूछे मुड़ता है, वह देखता है काफका एक अजीब से क्रिएचर में बदल गया है, जिसे देखकर रीनो घबरा जाता है। तभी काफका के मुंह से एक और अजीब से क्रिएचर बाहर निकलता है और वह एक जिंदा पक्षी को पकड़कर खा लेता है और फिर अचानक से काफका नॉर्मल हो जाता है। काफका ने भागते हुए रीनो से कहा, रीनो मुझे जाना है। जिस पर रीनो ने पूछा, सर अब आपको कहाँ जाना है? मुझे टॉयलेट जाना है, काफका ने कहा। तभी रीनो का ध्यान नीचे जाता है। रीनो ने कहा, अरे सर आप टॉयलेट कहाँ से करेंगे, आपका फाटक तो बंद है। काफका से और ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है और वह टॉयलेट कर देता है और काफका टॉयलेट और कहीं से नहीं बल्कि चेस्ट की निप्पल से करता है, जिसे देखकर काफका सदमे में चला जाता है। काफका ने रोनी सी शक्ल बनाकर रीनो से कहा, अब मुझसे शादी कौन करेगा? पर काफका गले पर सीरियस हो जाता है। काफका ने अपने आप से कहा, मैंने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का मन बनाया ही था और तभी मेरे साथ ये सब हो गया। अब मैं अपनी इस बॉडी के साथ डिफेंस फोर्स कैसे ज्वाइन करूँगा? पर तभी रीनो को एक जगह दिखाई देती है। रीनो ने काफका को उस जगह पर ले जाते हुए कहा, सर ये इलाका खाली है, अगर हमें एक बार इसके अंदर चले गए तो हमें कोई नहीं देख पाएगा। अभी काफका उस जगह को ही देख रहा था, तभी उसे कुछ महसूस होता है। काफका ने कहा, कोई आ रहा है। जिस पर रीनो ने कहा, क्या सर डिफेंस फोर्स आ रही है? नहीं, काइजू जमीन के अंदर से आ रहा है, काफका ने कहा। और अगले ही पल उन दोनों से कुछ दूरी पर एक काइजू बाहर निकलता है। इस बारे में मीना को भी पता चल गया था, जिस पर रिएक्ट करते हुए मीना 2 टीम बना लेती है। इधर काफका ने सामने देखते हुए रीनो से कहा, ये इसी तरह का काइजू है जिसने हमारे ऊपर हमला किया था। अगर ऐसी बात है तो डिफेंस फोर्स हमें ढूंढने के लिए ज़्यादा लोग नहीं भेज पाएगी। इतना कहने के बाद रीनो उस खाली इलाके में जाने लगता है, जहाँ काफका भी रीनो के पीछे पीछे चला जाता है। सीन कट होता है और हम एक छोटी लड़की को देखते हैं, जिसकी माँ मालवे के नीचे दबी हुई थी। वह लड़की अपनी माँ को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, पर छोटी होने के कारण वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी छोटी लड़की के पीछे काइजू आ जाता है और वह छोटी लड़की को खाने ही वाला था। तभी उस काइजू को मुक्का लगता है और वह काइजू एक ही मुक्के में बहुत दूर जाकर गिरता है। इस मुक्के को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि काफका था। काफका अपनी इतनी ज़्यादा ताकत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था, पर अगले पल उसे उस लड़की का ध्यान आता है और इधर वह लड़की अपने सामने एक और काइजू को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जहाँ काफका उस लड़की को शांत करने के लिए स्माइल करता है, पर वह लड़की काफका की इतनी डरावनी स्माइल देखकर डर जाती है।
तभी उस जगह पर रेनू आता है। रेनू काफका की मदद से उस घायल औरत के ऊपर से मलबा हटा देता है और उस छोटी लड़की को आश्वासन देते हुए कहता है, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। इससे पहले रेनू और कुछ सोच पाता तभी वहां पर काइजू दोबारा से आ जाता है, जिसे देखकर काफका ने रेनू से कहा, रेनू इन दोनों को यहाँ से लेकर चले जाओ। रेनू ने पूछा, पर सर आप क्या करने वाले हैं? मैं इस काइजू को जोरदार मुक्का मारने वाला हूँ, काफका ने रेनू से कहा। इतना कहने के बाद काफका उस काइजू को जोरदार मुक्का मारता है और इस बार काफका के मुक्के से उस काइजू के चिथड़े उड़ गए थे। काफका ने उस काइजू को इतनी जोर से मुक्का मारा था, उस काइजू का खून ऊपर से बारिश के रूप में नीचे गिरने लगा था और काफका उस काइजू के खून से नहा रहा था। रेनू ने काफका को देखते हुए कहा, सर एक ऐसी चीज बन गई है जिसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। खून की बारिश रुकने के बाद काफका रेनू के पास जाता है और उससे कहता है, यह काइजू मारा गया है, किसी भी वक्त यहाँ पर डिफेंस फोर्स आती होगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद काफका वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वह छोटी लड़की काफका को रोकती है और कहती है, थैंक यू सो मच। उस छोटी लड़की को देखकर काफका को बचपन की मीना याद आती है और साथ में सपना वादा भी याद आता है। तभी रेनू ने कहा, सर सुनिए, मैंने इनके लिए एम्बुलेंस बुला ली है, उनके आने से पहले यहाँ से निकलते हैं। काफका ने अपने मुंह को नॉर्मल फॉर्म में लाते हुए रेनू से कहा, रेनू अब मैं कहीं पर नहीं जाने वाला हूँ, मैंने उसका साथ देने के लिए उससे वादा किया था। इस सीन को देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया था अब काफका अपनी काइजू फॉर्म को कंट्रोल कर सकता था। कुछ समय बाद उस जगह पर डिफेंस फोर्स आती है और डिफेंस फोर्स भी काइजू की ऐसे हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। मीना उस काइजू के बारे में पूछने के लिए छोटी लड़की के पास जाती है और उस छोटी लड़की से कहती है, क्या तुम मुझे इस काइजू के बारे में बता सकती हो? जहाँ वह छोटी लड़की काइजू को याद करके बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मीना ने उस छोटी लड़की को घबराते हुए देखकर कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक दिन सभी काइजू को खत्म कर दूंगी। उस छोटी लड़की ने कहा, पर आप मुझसे वादा कीजिए आप उस अच्छे वाले काइजू को नहीं मारेंगी जिसने मेरी मोम को बचाया था। सीन कट होता है और हम 3 महीने बाद रेनू को काम पर देखते हैं। न्यूज पर काफका के बारे में बताया जा रहा था। डिफेंस फोर्स ने काफका को काइजू नंबर 8 का नाम दिया था। इन 3 महीनों के दौरान काफका और रेनू ने डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए टेस्ट दिया था, जिनके आज रिजल्ट आ गए थे। जब रेनू अपना रिजल्ट खोलकर देखता है तो वह पास हो गया था। अब रेनू काफका का रिजल्ट लेकर काफका के पास साइट पर जाने लगता है, क्योंकि काफका आज पहले ही काम पर चला गया था। रेनू साइट पर पहुंचने से पहले ही काफका का रिजल्ट देख लेता है, जिसमें काफका भी पास हो गया था। रेनू उस खबर को बताने के लिए जल्दी से काफका के पास जाता है और वह साइट पर जाकर देखता है काफका अपनी काइजू फॉर्म में बैठकर खाना खा रहा था, जिसे देखकर रेनू काफका को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है, आप अपने आप को एक्सपोज क्यों कर रहे हैं? आप जानते भी है अभी भी न्यूज पर आपके बारे में ही बताया जा रहा है। इतना कहने के बाद काफका अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। हमें 3 महीने पहले के बारे में बताया जाता है, जहाँ काफका और रेनू हॉस्पिटल के अंदर वापस चले गए थे और उन्होंने सभी को बताया था कि काइजू देखने के बाद वे दोनों भाग गए थे। प्रेजेंट टाइम में रेनू काफका को उसको रिजल्ट देता है और काफका रिजल्ट देखने के बाद कहता है, चलो ठीक ही है। रेनू ने कहा, मुझे तो लगा था आप रिजल्ट देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जिस पर काफका ने कहा, मैं फर्स्ट राउंड में तो हर बार पास हो जाता हूँ, पर मैं सेकंड राउंड पास नहीं कर पाता हूँ। काफका ने सेकंड राउंड पास करने के लिए 3 महीने जी तोड़ मेहनत की थी, पर वह ये भी जानता था सेकंड राउंड पास करने के लिए बहुत लोग आएंगे जिनके सामने वह कुछ भी नहीं, पर वह फिर भी टेस्ट देना चाहता था क्योंकि ये उसका आखिरी मौका था। रेनू ने काफका से कहा, सर अगर आप एग्जाम के दौरान पकड़े गए तो मैं आपको बचाने के लिए नहीं आऊँगा, क्योंकि एग्जाम के वक्त मैं आपका राइवल रहूँगा। रेनू की बात सुनकर काफका भी खुश होता है। काफका पानी पीने के लिए बोतल उठाता है और उसे खोलने लगता है, पर उस बोतल का ढक्कन नहीं खुलता है, जिसे खोलने के लिए काफका अपनी काइजू फॉर्म का इस्तेमाल करता है। काफका को बात बात पर काइजू फॉर्म इस्तेमाल करते हुए देखकर रेनू को गुस्सा आ जाता है और वह काफका से कहता है, मुझे नहीं लगता आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। रेनू की बात सुनकर काफका रेनू के पैरों में पड़ जाता है और रेनू से माफ़ी मांगने लगता है, जहाँ रेनू यह कहकर चला जाता है, आप अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाइए, किसी भी वक्त यहाँ पर काम करने के लिए सभी लोग आते होंगे। अब कुछ दिनों बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन डिफेंस फोर्स सिलेक्शन टेस्ट का सेकंड राउंड होने वाला था। काफका रेनू अपनी कार पार्क करने के बाद बाहर निकलते हैं और उस जगह को देखने लगते हैं। रेनू ने उस जगह को देखते हुए कहा, तो ये है डिफेंस फोर्स का ताचिकावा बेस। दोस्तों, डिफेंस फोर्स के बहुत सारे बेस हैं और आज ताचिकावा बेस पर सेकंड राउंड का टेस्ट होने वाला है। उस जगह पर हम बहुत से बंदों को भी देखते हैं जो टेस्ट देने के लिए आए थे। तभी काफका की एक लड़की ने कहा, ओ अंकल। उस लड़की की बात सुनकर काफका ओवर रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि इस लड़की ने काफका को अंकल कहा था, पर उस लड़की ने कहा, जो ये खटारा यहाँ पर खड़ी है, क्या ये आपकी है? हटाइए इसे, मुझे यहाँ पर अपनी कार पार्क करनी है। काफका ने चिल्लाते हुए कहा, पूरा पार्किंग लॉट खाली है, क्या तुम्हें यही जगह मिली है?
हाँ, मुझे इसी जगह पर पार्क करनी है क्योंकि आज का मेरा लक्की नंबर 5 है, उस लड़की ने कहा। जिस पर काफ्का ने उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? अगर ये अंकल तुम्हें तमीज सिखाने पर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। उस लड़की ने काफ्का की बात को अनसुना करते हुए कहा, तो इसका मतलब आप ऐसे नहीं मानोगे, चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। इतना कहने के बाद वह लड़की अपने कपड़े नीचे करके सूट दिखाती है और कार को एक हाथ से उठाकर उसे दूर फेंक देती है। असल में ऐसा इस लड़की ने इस काले सूट की मदद से किया था। इस सूट की डिटेल को अगले एपिसोड में अच्छे से बताया जाएगा। इस लड़की की ऐसी ताकत देखकर इन्होंने कहा, तुम आखिरकार हो कौन? उस लड़की ने कहा, एग्जामिनी नंबर 2016 इकोरोसिनोमिया। मेरी हॉबी है काइजू की जान लेना, यह बात कभी मत भूलना। लड़की का सरनेम सुनकर रेनो हैरान था। तभी उस लड़की ने काफ्का के पास जाते हुए कहा, वैसे अंकल बचकर रहना, पता नहीं क्यों आपके अंदर से काइजू की बू आ रही है। किकोरो की बात सुनकर रेनो ने कहा, अरे वो इसलिए क्योंकि हम काइजू के डिस्पोजल का काम करते हैं। रेनो की बात सुनकर किकोरो कहती है, यहाँ पर काइजू सुपर फोर्स वाले क्या कर रहे हैं? तभी किकोरो काफ्का को देखती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि काफ्का ने बिना सूट के ही कार को उठाकर सीधा कर दिया था। काफ्का ने किकोरो के ही लहजे में कहा, एग्जामिनी नंबर 2032 काफ्का इबिनो, नाम याद रखना, समझे क्या? पर इससे पहले काफ्का आगे कुछ कह पाता तभी किकोरो का ड्राइवर पार्किंग नंबर 55 में अपनी कार पार्क कर देता है और किकोरो वहां से जाते हुए कहती है, मैं आपको बहुत बुरी तरह हराऊंगी काफ्का इबिनो। इतना कहने के बाद किकोरो वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ चली जाती है। किकोरो के जाने के बाद रीनो काफ्का पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था और अगर किसी को पता चल गया कि काफ्का एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो सभी लोग काफ्का को मारने के पीछे पड़ जाएंगे। काफ्का रीनो से माफी मांगता है और थोड़ी देर बाद वे दोनों टेस्ट देने के लिए डिफेंस फोर्स के अंदर चले जाते हैं। डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए दूसरा टेस्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड था। पहले पार्ट में फिटनेस टेस्ट और दूसरे पार्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट। हम काफ्का को फिटनेस टेस्ट देते हुए देखते हैं जहाँ वह हर एक्सरसाइज में बहुत पीछे आ रहा था। काफ्का अपनी पावर यूज करने के बारे में भी सोचता है पर उसे लगता है सभी एग्जामिनी ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, अगर वह अपनी पावर को यूज करेगा तो उन सभी के साथ गलत होगा। जब काफ्का का रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है वह 225 में से 219वें नंबर पर आया था। तभी किकोरो काफ्का के पास आती है और वह अपने रिजल्ट को काफ्का को दिखाते हुए कहती है, आपको तो हराने में मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं लगा अंकल। किकोरो की रैंक 225 में से 5वें नंबर पर आई थी। किकोरो की रैंक देखकर काफ्का किकोरो से कहता है, भूल जाओ जो मैंने तुम्हें कहा था। काफ्का की बात सुनकर किकोरो वहां से चली जाती है जहां रीनो काफ्का को हौसला देता है। सीन कट होता है और हम 3rd डिवीजन के वाइस लीडर होसिना को देखते हैं जो मीना को सभी कैंडिडेट की फाइल देता है। जहां मीना उस फाइल में काफ्का का फोटो देख लेती है और हम सभी तो जानते ही है मीना और काफ्का बचपन के दोस्त हैं। अब हमें कुछ कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले हरीची, ये लड़का टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से टॉप ग्रेजुएट था और ये लड़का 2nd नंबर पर आया है। दूसरे लड़के का नाम इहारू है जो 3rd नंबर पर आया है। इस लड़के के अंदर पावर भरी हुई है। और तीसरे लड़के का नाम ओई है जो 4th नंबर पर आया है और इस लड़के ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए अपनी एलिट जॉब को भी छोड़ दिया है। इन सभी कैंडिडेट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इन सभी को एलिट ऑफिसर बनने के लिए टेस्ट देना चाहिए था पर ये फील्ड ऑफिसर बनने के लिए टेस्ट दे रहे हैं। हमें किकोरो के बारे में बताया जाता है। इसकी उम्र 16 साल है और उसने बचपन से ही डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग ली है और किकोरो इस साल का सबसे अच्छा टैलेंट माना जा रहा है। इन सभी के बारे में सुनकर काफ्का उदास हो जाता है जहां रीनो काफ्का को दोबारा से हौसला देता है। सीन कट होता है और हम सभी होसिना को देखते हैं जो सभी को बताता है कि वह 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन है और आज के टेस्ट का हेड भी। होसिना अपने पीछे वाली जगह खोलता हुआ सभी को बताता है कि आप सभी को काइजू को ढूंढना है और उन्हें मारना है। होसिना की बात सुनकर काफ्का और रीनो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि उन्हें काइजू की बॉडी को ढूंढकर डिस्पोज करना है और पिछले 2 साल से एटीट्यूड टेस्ट में ऐसा ही हो रहा था। पर होसिना आगे बताता है, आप सभी को ऐसे ही खाली हाथ इस एरिया के अंदर नहीं भेजा जाएगा। अब हम सभी कैंडिडेट को एक जगह के अंदर देखते हैं जहां पर सभी कैंडिडेट के लिए सूट तैयार किए गए थे। जब रीनो वह सूट पहनता है तो वह सूट उसके शरीर के हिसाब से अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। होसिना बताता है इन सभी सूट को काइजू के ऑर्गन से बनाया गया है और फिलहाल डिफेंस फोर्स के पास इससे बेहतर कोई भी हथियार नहीं है। अब कंट्रोल रूम के अंदर बैठी हुई एक ऑफिसर सभी से कहती है, अब मैं आपकी अनलिश पावर के बारे में बताने वाली हूँ। असल में जो भी पर्सन इस सूट को पहनकर जितनी ज्यादा पावर अनलिश करता है वह उस सूट की उतनी ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर सकता है और समय के साथ ये पावर बढ़ती जाती है। रीनो ने इस सूट की 8% पावर को अनलिश किया था, हरीची ने 18%, ओए ने 15% और इहारू ने 14% पावर को अनलिश किया था। जब किकोरो की बारी आती है तो सभी उसकी अनलिश पावर के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने 40% पावर को अनलिश किया था
और जब काफ्का की बारी आती है तो सभी लोगों को पता चलता है काफ्का ने 0% पावर को अनलिस्ट किया है। और जब ये बात होशीना को पता चलती है तो वह काफ्का पर हंसने लगता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी 0% पावर को अनलिस्ट नहीं किया था। किकोरो को काफ्का पर शक होता है और वह अपने आप से कहती है, बहुत अजीब है आप काफ्का इबोनो, वह पावर दिखाइए जो आपने पार्किंग में दिखाई थी। कुछ समय बाद इन सभी का टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ सभी को बताया जाता है आप सभी को बड़ा काइजू होजो और 36 छोटे काइजू यूजो को मारना है। सभी कैंडिडेट को इन काइजू का सामना हथियार के साथ करना था और सभी कैंडिडेट के ऊपर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। सारी डिटेल बताने के बाद होशीना टेस्ट को शुरू कर देता है, जहाँ टेस्ट शुरू होते ही सभी कैंडिडेट बंजर हो चुकी सिटी में चले जाते हैं। किकोरो सबसे आगे थी और वह बड़ी आसानी और तेजी से सभी काइजू को मार रही थी और यहाँ काफ्का से बंदूक भी नहीं उठाई जा रही थी। तभी सभी को ब्लूटूथ के जरिए बताया जाता है कि मीना भी इस टेस्ट को देखने के लिए आई है। मीना के बारे में सुनकर काफ्का ठंडे दिमाग से सोचता है और आखिरकार वह सभी अटैकर की मदद करने का डिसीजन लेता है। काफ्का ने बड़ी बंदूक छोड़ दी थी और वह अपनी छोटी बंदूक को लेकर ही अटैकर की मदद करने के लिए चला गया था। काफ्का कुछ कैंडिडेट को देखता है जो एक काइजू को नहीं मार पा रहे थे। काफ्का उस काइजू की तरफ स्टन ग्रेनेड फेंकता है, क्योंकि उसे पता था इस काइजू की आंखें ज्यादा रोशनी को सहन नहीं कर पाती है। स्टन ग्रेनेड फेंकने के बाद काफ्का हिराची से उस काइजू की पेट पर हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि काफ्का को पता था उस काइजू का पेट वाला हिस्सा बहुत ज्यादा कमजोर है और जब हिराची उस काइजू के पेट पर फायर करता है तो वह काइजू वहीं पर मारा गया था। हिराची की मदद करने के बाद काफ्का वहां से दूसरों लोगों की मदद करने के लिए जाने लगता है, पर कुछ दूरी पर जाते ही अचानक से काफ्का के ऊपर एक काइजू हमला कर देता है और काफ्का दूर दीवार में जाकर गिरता है। इस हमले की वजह से काफ्का बहुत ज्यादा घायल हो गया था। कंट्रोल रूम में भी सभी ऑफिसर को पता चल गया था काफ्का घायल हो गया है, इसलिए वे काफ्का के सूट में लगे हुए कवच को एक्टिवेट करने की तैयारी करने लगते हैं। अगर एक बार काफ्का के सूट में लगा हुआ कवच एक्टिवेट हो गया तो वह काइजू काफ्का को नहीं मार पाएगा, पर इसका मतलब होगा काफ्का इस टेस्ट में फेल हो गया है। वह काइजू काफ्का को खाने ही वाला था, तभी उस काइजू को कोई मार देता है। उस काइजू को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि किकोरो थी। किकोरो काफ्का की ऐसी हालत देखकर काफ्का का मजाक बनाकर उस जगह से बड़े काइजू यानी मेन टारगेट की ओर जाने लगती है, जहां किकोरो के पीछे पीछे सभी कैंडिडेट मेन टारगेट को सबसे पहले मारने के लिए चले गए थे। उन सभी के जाने के बाद काफ्का को संभालने के लिए रेनू आता है। तभी ब्लूटूथ के जरिए होशीना काफ्का से कहता है, काफ्का तुम बहुत ज्यादा घायल हो गए हो और तुम्हारे ऑर्गन भी डैमेज है। एग्जामिनर होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम्हें एग्जाम को ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। होशीना की बात सुनकर काफ्का को अपने सपने टूटते हुए दिखाई देने लगते हैं। काफ्का हिम्मत करके खड़ा होता है और होशीना से कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी हम काफ्का की अनलिस्ट पावर को भी देखते हैं, जो 0% से 0.01% हो गई थी। इसी के साथ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड जरा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।